हमारा सबसे पहला हमने जो टैक्स के पर्पज से हमने जो सबसे पहली चीज पढ़ी थी वो ये थी। देखो, एनआरआई के लिए मैं वापस से एक बार बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट चीज बोल रहा हूँ। सबसे पहले एनआरआई कौन होगा? एनआरआई कौन होगा जो बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली या फिर 60 प्लस 365 वाली कंडीशन को पूरा नहीं कर पाएगा। वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट एनआरआई। मेक श्योर कि आप लोग केवल उसी के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है? एनआरआई कब माना जाएगा? एनआरआई माना कब जाएगा? जब वो बेसिक कंडीशन 182 दिन वाली या फिर 60 प्लस 365 वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो एनआरआई माना जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके डन। फिर चलो, हमें ये समझ में आ गया कि वो एनआरआई है। हमें ये चीज वो समझ में आ गई कि वो कौन है? एनआरआई है। चलो ठीक है। एनआरआई के कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? अगर चलो हमें ये समझ में आ गया कि एनआरआई है, अब एनआरआई की कौन सी? अर्न या रिसीव्ड। अर्न या फिर रिसीव्ड, दोनों में से कोई एक चीज इंडिया में हो। अर्न या फिर रिसीव्ड, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में है, दो बातें बोल रहा हूं, अर्न और रिसीव्ड, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में है, इसका मतलब वो टैक्सेबल होगी। अगर दोनों आउट ऑफ इंडिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो दो बातें समझ ली, एनआरआई कौन है और कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, टैक्सेबिलिटी। तीसरी, टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी का सेक्शन था, एक्चुअली ये जो सेक्शन था वो था 115I। ठीक है, टैक्सेबिलिटी क्या होगी? अगर स्पेसिफाइड एसएससी है और उसको स्पेसिफाइड इनकम हो रही है, स्पेसिफाइड एसएससी है और स्पेसिफाइड इनकम हो रही है, तो स्पेशल टैक्स रेट है। लेकिन अपन ने बाद में एक चीज समझी थी, नॉर्मल एसएससी है, स्पेसिफाइड इनकम है, तो नॉर्मल टैक्स रेट। स्पेसिफाइड एसएससी मतलब एनआरआई है पर उसको नॉर्मल इनकम हो रही है, तो भी नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मल एसएससी नॉर्मल इनकम नॉर्मल टैक्स रेट, और स्पेसिफाइड एसएससी स्पेसिफाइड इनकम। स्पेसिफाइड और स्पेसिफाइड इनकम हमने समझ ली थी, जो इनकम फॉरेक्स एसेट से होती है। जो इनकम किससे होती है? फॉरेक्स एसेट से। फॉरेक्स एसेट्स हमने समझ ली भाई, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। एक बात नोटिस करिए आप लोगों ने, यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ पब्लिक। थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। कुछ चीजें हमेशा, देखो सब कुछ बिल्कुल इजी वैसा जरूरी नहीं है, कुछ चीजें हमेशा ट्रिकी होती है, और ये मैं खासकर सीएमए वालों के लिए बोल रहा हूँ। एमकॉम वाले आप लोग रिलैक्स कर सकते हो, आप लोगों के लिए इतना कुछ मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ओके। लेकिन सीएमए वाले एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, केवल ये वर्ड बोला है, कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इस पूरे टॉपिक के अंदर कहीं भी कुछ भी रेस्ट्रिक्शन है क्या कि नहीं भाई ये होनी चाहिए, कंपनी ऐसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए? नहीं। इसका मतलब चाहे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी कंपनी हो, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं तो वो आएगा। लेकिन डिबेंचर्स के लिए इसने क्लियर कर रखा है कि वो पब्लिक कंपनी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से डिपॉजिट के लिए भी बोल दिया कि पब्लिक कंपनी ही होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। ठीक है, स्पेशल टैक्स रेट क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, अगर आप स्पेशल टैक्स रेट 20% वाली ऑप्ट करते हो तो आपके कोई खर्चे लेस नहीं होंगे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और कोई बेसिक एग्जामिशन भी नहीं मिलेगी। कोई बेसिक एग्जामिशन भी नहीं मिलेगी।
पर अगर आप लोग भाई नॉर्मल टैक्स रेट ऑप्ट करते हो तो एक्सपेंसेस भी लेस होंगे, डिडक्शन भी मिलेगी। चैप्टर 6A की डिडक्शन और कुछ नहीं है, अंडर सेक्शन 80 की डिडक्शन होती थी वही है, और बेसिक एग्जामिशन भी अलाउड होगी। अब किसी किसी को ये पता नहीं बेसिक एग्जामिशन क्या होती है। 0 से 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ये जो 0 से 2.5 लाख तक की एग्जामिशन मिलती है वो होती है बेसिक एग्जामिशन। 0 से 2.5 लाख तक की जो हमें एग्जामिशन मिलती है वो हमारे लिए होती है बेसिक एग्जामिशन। ओके, तो वो एग्जामिशन नहीं मिलेगी अगर आप स्पेशल रेट, तो भाई सीधी स्पेशल रेट है ना, तो उस पर डायरेक्ट 20% टैक्स लगेगा, और नॉर्मल रेट में तो स्लैब में जाएगी। समझना मेरी बात को, स्पेशल रेट का मतलब क्या हुआ, उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। नॉर्मल रेट का मतलब क्या हुआ, वो स्लैब के अंदर जाएगी ऐसे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी स्लैब में जाता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी स्लैब में जाता है क्या, स्लैब में नहीं जाता है। लॉन्ग टर्म गेन पे हमने शुरू से पढ़ा है, भले बीकॉम में पढ़ा हो, अभी भी कंपनी के असेसमेंट में, किसी भी असेसमेंट में पढ़ा हो, हम लोगों ने ये चीज अच्छे से पढ़ी है कि कैजुअल पे 30% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म पे 111A के शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स लगता है, फिर रिमेनिंग इनकम पे स्लैब लगता है। मतलब लॉन्ग टर्म पे कभी स्लैब लगता ही नहीं है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन। बट फॉरेक्स एसेट, मेक श्योर कि आपको ध्यान है, फॉरेक्स एसेट्स का इंडेक्सेशन नहीं कर सकते, चाहे आप स्पेशल रेट ऑप्ट करो या स्पेशल रेट ऑप्ट मत करो। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट हमने स्लैब वगैरह देख लिए थे, ठीक है, ओके, हमने एक दो क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल भी लिए थे, चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, और बेसिकली सीएमए वालों से मैं ये चैप्टर सीएमए वालों को ध्यान में रख के करा रहा हूँ, तो एमकॉम वाले कहीं कहीं रिलैक्स कर सकते हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें और मैं क्लियर बोलूंगा सीएमए वालों के लिए, तो एमकॉम वाले इस पे रिलैक्स कर सकते हैं कि हाँ, और जो एमकॉम की बुक में है वो क्वेश्चन मैं सारे वही करूंगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो एमकॉम में केवल थ्योरी नहीं दे रहे, उनको कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एमकॉम वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैनिक ना हो जाए एकदम से कि यार ये क्या चल रहा है एकदम से। क्वेश्चन सारी आप लोग की बुक से होंगे कि बुक मेरे पास क्वेश्चन वैसे भी कोई दूसरे नहीं है, तो रिलैक्स करो, आराम से समझो। तो देखो एक क्वेश्चन है मेरा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस्टर ए, मिस्टर ए 1718 में एनआरआई थे। 1718 में क्या थे, ये सारा यार तो यही यार फॉर्मूला में कंफ्यूजन। चलिए एक सेकेंड, 1819 के अंदर भी वो एनआरआई थे। तो चलो 1718 में क्या उनको स्पेसिफाइड इनकम के ऊपर, स्पेसिफाइड इनकम के ऊपर स्पेशल रेट लेने का ऑप्शन मिलेगा क्या? 1718 में क्या उनको स्पेशल, जो भी स्पेसिफाइड इनकम है उन पर स्पेशल रेट लेने का ऑप्शन मिलेगा क्या? यस और नो? यस। फिर फिर 1819 के अंदर भी वो एनआरआई है, तो क्या उनको ऑप्शन मिलेगा? ऑब्वियसली यस। बट माय क्वेश्चन इज 1920 में वो रेजिडेंट मान लिए गए, क्या अब उनको ऑप्शन मिलेगा क्या? 1920 के अंदर वो रेजिडेंट मान लिए गए, और आप लोगों को एग्जैक्टली पता है, आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कि हम लोग नेशनलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्स पर्पज से बात कर रहे हैं। तो 1920 में उनको रेजिडेंशियल मान लिया गया, तो क्या यहां पे उनको स्पेशल रेट लेने का ऑप्शन मिलेगा, यस और नो?
आंसर है यस। अब समवन सेड के क्यों? सेक्शन नंबर 115H 115H ये बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल पर्सन है बिकम रेजिडेंट, ठीक है, कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है बिकम रेजिडेंट, कैन ऑप्ट फॉर स्पेशल रेट्स, लेकिन इफ, बिना कंडीशन के कोई चीज खत्म हो सकती है क्या? बिना कंडीशन के हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ खत्म कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इफ ये डाल दिया, इफ he was non-resident at the time of acquisition, अगर एक्विजिशन के टाइम वो नॉन रेजिडेंट था, अगर एक्विजिशन के टाइम वो नॉन रेजिडेंट था, तो रेजिडेंट बनने के बाद भी वो स्पेशल रेट्स ऑप्ट कर सकता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, समझना। फॉर एग्जाम्पल 1718 में उसने डिबेंचर परचेज किए, 1718 में डिबेंचर परचेज किया, और उस टाइम वो कौन है? एनआरआई है। 1718 में उसने डिबेंचर परचेज किए और वो उस टाइम क्या है? एनआरआई। तो 1718 में उसका इंटरेस्ट मिला होगा तो स्पेशल रेट ले लेगा, 1819 में भी उस पर इंटरेस्ट मिला होगा वो स्पेशल रेट लेगा, 1920 में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 1920 में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या उस पर स्पेशल रेट ले सकता है? हाँ ले सकता है, क्योंकि जब डिबेंचर परचेज किए थे तो वो कौन था? एनआरआई था। जब डिबेंचर परचेज किए थे तब वो कौन था? एनआरआई था। आई बात समझ में सबके? यस और नो? चलो, तो अब एक क्वेश्चन आंसर देना। चलो समझ में आया तो एक क्वेश्चन का आंसर देना। कोई बंदा है 1617 में उसने डिबेंचर परचेज किए हैं और इन दैट एट दैट टाइम वो रेजिडेंट था, फिर 1718 में नॉन रेजिडेंट बन गया, 1819 में भी वो नॉन रेजिडेंट बन गया और 1920 में वापस से रेजिडेंट बन गया। तो क्या उसके पास स्पेशल रेट का ऑप्शन होगा? अरे वेट करो, कब कब पूछ रहा हूँ उसका, अरे वेट करो एक सेकंड एक सेकंड। 1617 में उसके पास स्पेशल रेट का ऑप्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो रेजिडेंट है। 1718 में 1718 में क्या उसके पास स्पेशल रेट ऑप्ट करने का ऑप्शन होगा क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। 1718 में स्पेशल रेट ऑप्ट करने का ऑप्शन होगा क्या? Yes, he is non-resident and there is specified income. 1819 में भी yes और 1920 का तो आपने आंसर दे दिया है, नो। ठीक है, ओके, मतलब ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट एक और सेक्शन है 115G। ठीक है, ये क्या बोलता है? कोई एनआरआई पर्सन है
चलो, मेनली सीएमए वालों के एमसीक्यूज वगैरह के हिसाब से है, और इसमें से काफी सारे आए हुए भी हैं। एक एनआरआई पर्सन है जो जिसके पास में इंटरेस्ट के अलावा कोई अदर टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, और उस पर भी टीडीएस कट चुका है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इस चीज का इफेक्ट क्या होगा? तो इफेक्ट ये होगा, इस चीज का इफेक्ट ये होगा इफेक्ट ये हुआ कि नॉन रेजिडेंट के पास में रिटर्न फाइल करने की नीड ही नहीं है। नॉन रेजिडेंट को रिटर्न फाइल नहीं करने पड़ेंगे, जो इनकम के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं ना, वो रिटर्न ही फाइल नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर कोई एनआरआई है, उसके पास में इंटरेस्ट के अलावा कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, उसके पास में इंटरेस्ट के अलावा कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, और उस पर भी टीडीएस कट चुका है, तो इन दैट केस उसको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? यस और नो? चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन एक्चुअली पिक किया था। तो क्वेश्चन देखना ध्यान से। Mr. Ramchandra, an Indian national, is employed as a professor in a university in France. इंडियन नेशनल है, मतलब भारत के नागरिक है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये क्लियर नहीं हुआ है ना, सुनना बात को। He had gone to France for first time in 1990. पहली बार 1990 में फ्रांस गए। On 1st September 2018, he came to India for first time after his departure in 1990. मतलब 1990 में निकल लिए थे, वापस पहली बार कब आए हैं? 1 सितंबर 18 को। वापस पहली बार कब आए हैं? 1 सितंबर 18 को। एंड स्टेड विथ हिज सिस्टर एट आगरा। ठीक है। आफ्टर स्टेइंग फॉर 4 months, he returned back to France on 1st December 2018. 4 महीने रहने के बाद में वो वापस चले गए। During his stay in India, he took up a job with a business concern at a salary of 80,000 per month, and he was with his job for 3 months only. तो देखो, 1990 में इंडिया से गए, वापस 1 सितंबर 18 को आए, और 4 महीने इंडिया में रुके। उसमें भी इन्होंने 3 महीने जॉब की है, कितने रुपए में? 80,000 पर मंथ के हिसाब से। ओके। इसके बाद में रामचंद्र, जो पर्सन की बात चल रही है, रामचंद्र ब्रॉट ₹20,000 विथ हिम। रामचंद्र वहां से उनके साथ 20,000 रुपए लेके आए थे। ही ओपन एन अकाउंट विद द यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक एंड डिपॉजिटेड द मनी टू हिज क्रेडिट। वहां से 20,000 रुपए लेके आए थे, और वो रुपए इन्होंने बैंक में जमा करा दिए। ठीक है। इसके बाद में in 2018, Dinesh Kumar, a friend of Ramchandra, had visited France. दिनेश कुमार है रामचंद्र का फ्रेंड, जो कहाँ गए हैं? फ्रांस गए हैं। And purchased some machinery worth ₹550,000 from the money lent him by Ramchandra at 20% per annum. वापिस बहुत ध्यान से सुनना।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इन 2018 दिनेश कुमार, a friend of Ramchandra, had visited France and purchased some machinery worth rupees 5,50,000 from the money lent him by Ramchandra at 20% per annum। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि इन्होंने रामचंद्र से पैसे उधार लिए, रामचंद्र से रामचंद्र से 5,50,000 रुपए उधार लिए, और कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? अरे मान जाओ, कौन है ये? उसने रामचंद्र, सुनना मेरी बात को, दिनेश कुमार नाम का एक बंदा है, वो फ्रांस गया और वहां पे 5.5 लाख की मशीन खरीदी। 5.5 लाख रुपए किससे लिए? 5.5 लाख रुपए उसने रामचंद्र से 20% ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, द मशीनरी was immediately shipped to India, interest amounting to 1,10,000 for the first year ending on 31st March 19 was remitted by Dinesh Kumar to Ramchandra before his leaving for India। ठीक है, श्री रामचंद्र डज नॉट हैव एनी ड्वेलिंग प्लेस इन इंडिया। रामचंद्र का इंडिया में कोई भी रहने की जगह है ही नहीं, मतलब रामचंद्र की पर्सनल कोई जगह नहीं। पहले भी आके कहाँ रुके थे? अपनी बहन के घर। ठीक है, आगे, व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ रामचंद्र? पहले तो बताओ रामचंद्र का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एंड एक्सप्लेन हिज टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो मेरी बात समझना, सुनना, एक अंदर स्टोरी वाइज समझा देता हूं मैं। रामचंद्र हैं 1990 में, सॉरी ये तो लिखा हुआ है ना, 1990 में इंडिया छोड़ के चले गए। फिर पहली बार वो 1 सितंबर 2018 को इंडिया में रहने के लिए आए। कितने टाइम रुके? 4 महीने। उसमें भी उन्होंने 3 महीने कहीं पे जॉब की, उसमें सैलरी कितनी मिली? 80,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, फिर एक दिनेश नाम का बंदा था, जो कहाँ गया? फ्रांस गया, वहां पे परचेज की मशीन, उसके लिए राम से 5.5 लाख रुपए उधार लिए, उस पर कितना? 1,10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी दे दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि कुछ भी, क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है। द मशीनरी वॉज शिप्ड टू इंडिया इमीडिएटली, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 1,10,000, ये देखो लिखा हुआ है, interest amounting to rupees 1,10,000 for the first year ending on 31st March 19 remitted by Dinesh Kumar to Ramchandra। दिनेश कुमार ने रामचंद्र को पैसे दे दिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, बिफोर ही इज लिविंग फॉर इंडिया, इंडिया आने से पहले, मतलब हुआ क्या होगा आप समझना। आप हो दिनेश कुमार, आप गए फ्रांस में, समझना बात को, देखो अच्छे वे में, आप दिनेश कुमार हो, आप फ्रांस गए, आपने क्या करा? रामचंद्र जो वही आपका फ्रेंड है, उससे 5.5 लाख रुपए उधार लिए, मशीन खरीदी, मशीन इंडिया भिजवा दी। 5.5 लाख पे 20% के हिसाब से जो भी अमाउंट होगी, आपने 1,10,000 का ब्याज वहीं का वहीं दिया और फिर इंडिया आ गए। स्टोरी ढंग समझोगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप लोग दिनेश कुमार हो, आप लोग फ्रांस गए, फ्रांस में आपका फ्रेंड है रामचंद्र, आपने रामचंद्र से 5.5 लाख रुपए उधार लिए 20% ब्याज पर, आपने मशीन खरीदी, मशीन इंडिया भिजवाई, और उसका 1,10,000 का इंटरेस्ट बन रहा था, वो 1,10,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने उसको वहीं का वहीं दिया, 1,10,000 रुपए का इंटरेस्ट उसको वहीं का वहीं दिया, और फिर इंडिया आ गए। होता ना कितनी बार हम लोग ब्याज पहले दे देते हैं, तो ऐसा कुछ सीन हुआ कि इसने ब्याज पहले दे दिया। ये लिखा हुआ है बिफोर ही इज लिविंग, ये देखो, बिफोर ही इज लिविंग फॉर इंडिया, वो इंडिया आए उससे पहले उन्होंने सारा ब्याज चुका दिया। रामचंद्र का इंडिया में कोई प्लेस नहीं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दो
कि रामचंद्र का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रामचंद्र का रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या? एग्जाम्पल नंबर 6। नॉन रेजिडेंट है, देखो वो 18-19 में पहली बार 4 महीने के लिए, 4 महीने से तो मैं 120 दिन ले लेता हूँ, चलो ठीक है जान दो उसको, 121-22 वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर उससे पहले 17-18, 16-17, 15-16, इनमें कितने कितने दिन आए? 0-0 डेज, कि 1990 के बाद पहली बार 18-19 में आए वो तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट की ए 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 182 डेज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट की भी एप्लीकेबल होगी क्या? नहीं, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन पे अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाता है तो फर्स्ट की भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। इसका मतलब वो सिंपली क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी? नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी? अर्न और रिसीव्ड, दोनों में से कोई एक चीज इंडिया में होनी चाहिए। अर्न और रिसीव्ड दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। अर्न तो आप ऐसे समझ चुके हो, बहुत सारी चीजें आपने क्लियर भी कर ली थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को 2 पॉइंट समझाने थे, वो इसके अंदर आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ इनकम, सबसे पहले सबसे फर्स्ट हेड ले लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी हेड से, तो सैलरी उन्होंने जॉब कितने टाइम की है? जॉब कितने टाइम की है? देखो यहाँ पे 3 महीने जॉब की है, ये इस लाइन में देख लो, कितने महीने जॉब की है? 3 मंथ जॉब की है। कितने रुपए की सैलरी के हिसाब से? 80,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिक सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ इंटू 3, 2,40,000। नॉन रेजिडेंट को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? और तो इनकम नहीं है ना। नॉन रेजिडेंट को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, सब किसी को मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 18-19 में 40,000 है, और 19-20 के अंदर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो चुकी है। इसका ध्यान रखना, आपके खुद के सैलरी चैप्टर में टैक्स प्लानिंग में जो सैलरी चैप्टर है वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 19-20 के लिए 50,000 है, 18-19 के लिए 40,000 है। तो ये बार कितने आ जाएंगे? 2 लाख। फिर एक इनकम और थी, और मुझे ये मेन कॉन्सेप्ट ये समझाना था, ठीक है ना। तो अरे मैं टैक्सेबल कर दी गलती से, टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? सॉरी, मैंने तो टैक्सेबल कर दी। ऐड होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? क्यों? रीजन रीजन इंडिया में अर्न की, वेल डन। अर्न इंडिया में की है, इंडिया में जॉब कर रहा है, तो इंडिया में अर्न की है, अर्न इंडिया में की है, तो वो टैक्सेबल होगी। चलो ठीक है। एक पॉइंट और था, वो मेरे लिए मेन पॉइंट है मतलब इस पूरे क्वेश्चन का,
जो मेन पॉइंट है वो समझना। चलो सबको हटा के मैं केवल एक चीज ले रहा हूं। यहाँ पे एक चीज है, रामचंद्र ब्रॉट ₹2 लाख विथ हिम। रामचंद्र जब वहां से फ्रांस से इंडिया आया ना, तब 20,000 रुपए लेके आया। ही ओपन एन अकाउंट विद द यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक एंड डिपॉजिटेड मनी टू हिज क्रेडिट। ये चीज ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब इसका जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रीजन? शिट। कंफर्म सही है। अगर इंडिया के बाहर से पैसे लेके इंडिया के बाहर से पैसे लाए हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा दूसरा अगर एक पॉइंट है, अगर आप नॉन रेजिडेंट अकाउंट में टू हिज क्रेडिट, मतलब नॉन रेजिडेंट अकाउंट में अगर पैसे डिपॉजिट करते हो और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इंडिया में अर्न नहीं माना जाएगा। इंडिया में अर्न नहीं माना जाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर, तो पूरा नाम है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर अगर आप पैसे जमा कराते हो, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंडिया में अर्न नहीं माना जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, 1,10,000 रुपए को इंडिया में जो इंटरेस्ट दिया था इनके फ्रेंड ने, वो 1,10,000 रुपए इंडिया में अर्न माने जाएंगे क्या? यस और नो? लास्ट मिनट बचा, फास्ट। माना जाएगा, यस, कंफर्म है। ठीक है, इस 1,10,000 को उसकी इनकम में ऐड करेंगे। इन कौन साइड में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट 1,10,000 पूरे ऐड होगा, और इनकम हो जाएगी आपके 3,10,000। ग्रॉस इनकम भी यही होगी, कोई डिडक्शन वाला पॉइंट है नहीं, तो टैक्सेबल इनकम भी यही होगी 3,10,000। ठीक है, टैक्सेबल इनकम। तो बचाओ फ्रेंड्स, कल वाली क्लास में करते हैं, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी।